हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं समांतर अक्ष प्रमेय के बारे में। जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय बच्चों तीन है आपके सिलेबस में। एक योग का प्रमेय, एक समांतर अक्ष का प्रमेय और तीसरा है बच्चों आपका लंब अक्ष का प्रमेय, जिसमें समांतर अक्ष का प्रमेय देखेंगे। बाकी योग का प्रमेय तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई निकाय है, किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, तो कुल इसका जड़त्व आघूर्ण जितने भी कण होंगे उनके जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होगा। ये बच्चों आपका योग का प्रमेय है, बहुत ही सिंपल है। जैसे किसी घूर्णन अक्ष के परितः कोई निकाय है ना घूम रहा बच्चों, तब उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? उसका जड़त्व आघूर्ण ये होगा कि कई सारे कणों से मिलकर बना है, तो टोटल जो जड़त्व आघूर्ण होगा निकाय के कणों के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। जितने भी कण होंगे बच्चों, ये आपका योग का प्रमेय है। क्या है? योग का प्रमेय। किसका बच्चों? योग का प्रमेय। जैसे हमारा कोई निकाय है, फिर समझो कोई निकाय है, यहां पे ही निकाय देख लो, किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूम रहा है, तो टोटल जो जड़त्व आघूर्ण है बच्चों, उन कणों के जितने भी कण हैं उन कणों के जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होता है, वो होता है योग का प्रमेय। लेकिन यहां पर पढ़ेंगे समांतर अक्ष का प्रमेय बच्चों। समांतर अक्ष है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर देखिए आपका एक ए बी है बच्चों, है ना, और इसी के समांतर सी डी है। सी डी इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है। तो ये दो अक्ष यहां पर हम लेकर चल रहे हैं, तभी ये समांतर अक्ष प्रमेय कहलाता है। और इसका हम जड़त्व आघूर्ण ही निकालेंगे, दूसरा कुछ नहीं पढ़ेंगे बच्चों। जड़त्व आघूर्ण आई का मान ही निकालेंगे। पहले थोड़ा सा पढ़िए। किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण हमें निकालना है, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ही, लेकिन हमने इसके समांतर एक अक्ष लिया है जो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, देखिएगा, जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को कठिन लगेगा, लेकिन कठिन होता नहीं है, थोड़ा समझने की जरूरत होता है बच्चों। ये बोला गया कि मान लीजिए कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, तो उसका जो टोटल जड़त्व आघूर्ण होगा, तो किसी अक्ष के परितः जो टोटल जड़त्व आघूर्ण होगा, द्रव्यमान केंद्र के परितः जितना जड़त्व आघूर्ण होगा, ठीक है, और पिंड का कितना द्रव्यमान है, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इस परिभाषा को याद करने में ही सबको प्रॉब्लम होती है। मैंने ये कहा किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, और उस पिंड का द्रव्यमान दोनों अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इस फार्मूले से देखो भाई, देखो यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, द्रव्यमान और दूरी के वर्ग, दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच गुणा है, मतलब एम ए स्क्वायर है। इसका मतलब है एम गुणा ए स्क्वायर है। फिर से समझना बच्चों, किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और आपका द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यही समांतर अक्ष का प्रमेय है। फार्मूले से आप परिभाषा तैयार करना बच्चों। मैंने क्या कहा? किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग है बच्चों, फिर इन दोनों में गुणा है के गुणनफल के, फिर यहां पर योग है कि योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष गुजर रहा है, इसका कितना जड़त्व आघूर्ण है, पिंड के द्रव्यमान और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। बार बार जब आप इसे पढ़ोगे बच्चों तो याद हो जाता है, पर माइंड में थोड़ा सा सेट करना है। हमने कहा कि ए बी एक अक्ष है बच्चों जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ए बी के समांतर एक सी डी अक्ष है, ए दूरी पर, दोनों के बीच की दूरी ए है। ठीक है, ए बी के समांतर सी डी जो है दूसरा अक्ष है बच्चों, जो कि निकाय के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है। ये जो आपका सी डी है निकाय के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है और दोनों के बीच की दूरी ए है बच्चों। और हम मान के चलते हैं कि कई सारे कणों से मिलकर बना हुआ, तो एक कण मान के चलते हैं कि सी डी से एक्स दूरी पर एक कण है बच्चों। एक कण माना, एक कण भाई, एक कण मानकर चलेंगे। फिर संपूर्ण के लिए क्या करेंगे? एक कण का यदि जड़त्व आघूर्ण निकल कर आ गया
तो संपूर्ण के लिए योग कर देंगे। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि कई कणों से मिलकर बना कोई निकाय है तो समीशन लगा देते हैं बच्चों सिग्मा, जो कि ये बताता है कि सिग्मा लगाने का मतलब है कि सभी कणों का जो टोटल जड़त्व आघूर्ण है। तो अपन मान के चलते हैं कि माना CD से x दूरी पर एक कण P है, ठीक है, और आपका बच्चों AB से कितना दूर हो जाएगा, तो AB से हो जाएगा a प्लस एक्स दूरी पर, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे, पहले यहां पर देख लीजिए, माना AB अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। AB के समांतर CD दूसरा अक्ष है जो कि द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है और दोनों अक्षों के बीच की दूरी स्मॉल a है। तो यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों कि माना CD से x दूरी पर m द्रव्यमान का एक कण है P है, यहां पर देख सकते हैं। तो AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा बच्चों, हमने किसके लिए बात किया, AB अक्ष के परितः। तो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है द्रव्यमान और अक्ष से दूरी। अक्ष से दूरी कितना होगा बच्चों, a प्लस एक्स, अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स, है ना, और ये स्क्वायर हो, एम आर स्क्वायर होता है जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला, सबको पता होगा। एम आर स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एम आर स्क्वायर क्या होता है, एम आर स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला एम आर स्क्वायर, नोट कर लो, एम आर स्क्वायर, आर जहां पे दूरी है, तो ये ए बी एच से कितना दूरी है बच्चों, ए प्लस एक्स हो जाएगा, ए प्लस एक्स हो जाएगा। अब आपको मैंने एक चीज बताया कि एक कण के लिए आ गया है, एक कण के लिए आया कि ए बी एक्स के परितः कण पी का जड़त्व आघूर्ण। अब अतः यहां पर लिख सकते हैं कि ए बी अक्ष के परितः, ए बी अक्ष के परितः, ए बी अक्ष के परितः पिंड का, पिंड या निकाय, पिंड या निकाय हम बोल सकते हैं बच्चों, पिंड या निकाय का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। देखिए पूरे का हम निकाल रहे हैं बच्चों, पूरे का, है ना, पूरे का निकाल रहे हैं। तो पूरे के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, पूरे का निकाल रहे हैं तो एक कण जो है ना बच्चों, उस पर हम समीशन लगा देंगे। ये सिग्मा का मतलब है कि समस्त कणों का योग, a प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ेंगे बच्चों, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका m रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ax प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। m का अंदर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ma स्क्वायर, फिर कितना होगा बच्चों 2amx, फिर कितना हो जाएगा mx स्क्वायर। यहां तक हो गया। फिर थोड़ा सा इसको और अरेंजमेंट करो, इसको अलग अलग कर दो। जब अलग अलग करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ma स्क्वायर प्लस सिग्मा 2amx प्लस सिग्मा mx स्क्वायर। अब और थोड़ा सा आगे इसको अरेंजमेंट करते हैं। तो यदि हम a को बाहर ले लेते हैं तो a स्क्वायर सिग्मा स्मॉल m प्लस बच्चों यहाँ पे 2a को बाहर ले लेते हैं तो सिग्मा mx हो गया। फिर बच्चों यहाँ पे आपका mx स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। कोई बात नहीं है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा कि जो एक कण है उसका जड़त्व आघूर्ण निकाला और संपूर्ण पिंड के लिए, पूरे कण के लिए अपन ने क्या कर दिया बच्चों, समीशन लगा दिया। योग का पहचान है ये योग का पहचान है बच्चों। देखिएगा अब थोड़ा आप समझना, यदि मान लीजिए स्मॉल m की बात करें हम, तो स्मॉल m जो है बच्चों वो क्या है, एक कण का द्रव्यमान है। तो यदि समीशन m, सभी कणों के द्रव्यमान का जो योग है बच्चों वो आपका कैपिटल M हो जाएगा, जो कि पिंड का द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, पिंड का द्रव्यमान कहलाएगा। नोट करना बात को, स्मॉल m जो है एक कण का द्रव्यमान है और हमने समीशन यदि लगाया तो ये संपूर्ण कण का द्रव्यमान हो गया। अब दूसरा चीज बच्चों जो आपका यहाँ पे सिग्मा mx है, सिग्मा mx स्क्वायर, तो x स्क्वायर मतलब x है दूरी का स्क्वायर, ये किससे, सेंटर से जो जा रहा होता है बच्चों, सेंटर से जो जा रहा होता है इससे दूरी है, इस अक्ष से दूरी है। देखिए ना, द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष जा रहा है उससे दूरी है। तो देखो मैंने आपको जड़त्व आघूर्ण बताया। जड़त्व आघूर्ण में आपने क्या सीखा कि जड़त्व आघूर्ण ये कहता है कि द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण। मैंने आपको बताया I बराबर एम आर स्क्वायर। अब यहां से x है बच्चों, तो x का मतलब है इस अक्ष से दूरी है, तो इस अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण एक कण के लिए है। लेकिन सिग्मा mx की बात करेंगे तो संपूर्ण कण के लिए हो जाएगा, तो ICM हो जाएगा। CM का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों कि ये जो सिग्मा mx स्क्वायर है, सिग्मा mx स्क्वायर है, सिग्मा mx स्क्वायर है, mx स्क्वायर एक कण के लिए है, लेकिन सिग्मा mx स्क्वायर जो बच्चों
उस समस्त कणों के लिए हो गया, तो पिंड के लिए हो गया। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये जो आपका आया बच्चों mx स्क्वायर, ये किसका है, CD अक्ष के परितः, CD अक्ष के परितः, CD अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, पिंड का क्या है बच्चों, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, एक एक पॉइंट लिखाते चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। अब थोड़ा सा एक चीज और समझना, ये जो बच्चों mx है, ये mx जो होता है आघूर्ण होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि यहां पर जो द्रव्यमान केंद्र होता है बच्चों, CD अक्ष के परितः बात करते हैं, द्रव्यमान केंद्र से यदि हम बात करें तो चूंकि जो आपका mx है वो द्रव्यमान केंद्र के परितः, यानी आपका CD अक्ष है जो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है, CD अक्ष के परितः आघूर्ण है, परंतु द्रव्यमान केंद्र पर सदैव जो आपका द्रव्यमान रहता है संतुलित रहता है, इसलिए यहां पर आघूर्ण बिल्कुल नहीं होगा। CD जो अक्ष है ये नियत है बच्चों, ये नहीं बदलता है, यहां हर जगह बदलेगा लेकिन वो नहीं बदलेगा, इस कारण से यहां पर जो आघूर्ण है शून्य होगा। भाई जो अक्ष है उस अक्ष पर कोई आघूर्ण की बात करें तो क्या होगा, वहां पे आघूर्ण नहीं हो सकता है, वहां पे आघूर्ण नहीं हो सकता। ध्यान रखना, फिर से मैं बता रहा हूं कि यहां पर जितने भी कण होंगे उनका तो आघूर्ण होगा, लेकिन जो CD अक्ष है जो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है, तो वहां पर द्रव्यमान केंद्र से जो गुजरने वाला अक्ष है बच्चों, वहां पर सदैव संतुलित अवस्था में रहता है। यानी कहने का मतलब जो कण द्रव्यमान केंद्र के पास में होंगे वो संतुलित रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। तो इसलिए यहां पर मैं थोड़ा सा लिख सकता हूं बच्चों कि चूंकि ये जो आपका mx स्क्वायर है, चूंकि mx है ये CD अक्ष पर कणों का आघूर्ण है, कणों का आघूर्ण है, और CD अक्ष पर जो कण होंगे बच्चों वो नियत रहते हैं। यानी CD, चूंकि यहां पर मैं लिख देता हूं, चूंकि CD पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है, से गुजरने वाला अक्ष है, जहां आघूर्ण नियत रहता है, इसलिए सिग्मा mx का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए सिग्मा mx का मान 0 हो जाएगा। सिग्मा mx का मान 0 क्यों होगा, क्योंकि फिर से बता रहा हूं कि भले ही ये सभी कण घूमेंगे, लेकिन जो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाएगा उसका नियत रहेगा बच्चों, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। CD अक्ष के परितः, हम AB अक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, CD अक्ष के परितः की बात कर रहे हैं। ठीक है, तब इस स्थिति में हो जाएगा, तब I बराबर कितना होगा बच्चों, I बराबर देखो यहां पर हो जाएगा A स्क्वायर कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा बच्चों, 2A इंटू 0, और ये हो जाएगा सेंटर मास से होकर जो अक्ष है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण। तो टोटल I बराबर आ गया बच्चों, I बराबर ICM प्लस यहाँ पर देखो MA स्क्वायर। यही आपका समांतर अक्ष प्रमेय है, यही आपका समांतर अक्ष प्रमेय है। देखो जरा, देखो बच्चों कितना सिंपल है। 2-3 लाइन ऐसा है जो थोड़ा सा कठिनाई होता है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे जब आता है कि सिग्मा mx इसका मान 0 क्यों हो गया, क्योंकि जब द्रव्यमान केंद्र की बात करते हैं, द्रव्यमान केंद्र पर जो पिंड के कण है सदैव संतुलित अवस्था में रहते हैं। ठीक है, संपूर्ण द्रव्यमान वहीं पे निहित रहता है, इसलिए वहां पे कणों का आघूर्ण जो योग होगा बच्चों वो शून्य होगा। द्रव्यमान केंद्र में कणों के आघूर्ण का मान जो है वो शून्य रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी स्क्रीनशॉट ले ही लिया करो। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर आप लोग लिख लो 96 85 29 91 49 9685 299149। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685 299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।